एक जो डिस्कशन था हमारा वो ये कि लीगल सेंस जो है ना उसको अप्लाई कैसे करें। अब धक्के नहीं खाएंगे, परेशान नहीं होंगे, गलती नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अपील जो फाइल की है वो 30 दिन गुजर गए थे, 31वें दिन की थी इसलिए डिसमिस हो गया। और अगर मेरा कोई केस डिसमिस हुआ है तो मेरा स्टाम्प पेपर गलत था, ठीक है। मेरा विटनेस जो थे, अब 2 विटनेसेस हैं, अदालत कहती है पेश करो, एक तो मिल गया, दूसरा नहीं मिल रहा। और अक्सर विटनेसेस को बोलो ना अदालत जाना है, हालांकि कुछ भी नहीं होता उनको। वो पूछता है जज, हाँ भाई ये कब हुआ था, एग्रीमेंट कितने का हुआ था, कितने पैसे दिए, कितने पैसे बाकी थे, किससे हुआ था, यही सवाल पूछते हैं। लेकिन डर के मारे जाते नहीं है वहां पे, यार जज पूछ लेगा। और अगर ऐसा होता है कि वकील जो है ना सवाल ही ऐसे करता है कि वो जवाब नहीं दे सके, कि बोला अच्छा ये बताएं ये मुआहदा हुआ कब था। वो पूछ रहा था उसी से, भाई साहब कब हुआ था। जज से वकील कह रहा था सर नोट करें सर पता ही नहीं है। बोला अच्छा ये बताएं कितने, किस मकान का मुआहदा हुआ, छोटे से मिसाल है। बोला ये सर वो मकान नंबर क्या है पता ही नहीं है। तो फिर वो अच्छा ये बताएं कि ये जो पैसे कितने दिए थे इन्होंने, भाई साहब कितने दिए थे, उसी से पूछ रहा था अपने जो बंदा लेकर आता है। अब वो जज भी तब जाता है, तो वकील जो मुखालिफ वकील होता है कहता है सर ये झूठा गवाह है इसको कुछ पता नहीं है, ये ऐसे ही घर से पकड़ के ले आए इनको यहाँ पे, यहाँ ला के खड़ा कर दिया। तो वो फिर वकील कहता है अरे भाई साहब आपको तो कुछ पता नहीं है। तो जज भी गुस्से में कहता है अरे मियाँ कुछ पता नहीं है तो अदालत क्यों आ गए आप। तो सर वो मैं सुबह घर में सो रहा था उठा के ले आए। भाई उसको पढ़ा के लाओ ना, पक्का उसको अवेयरनेस तो हो। अच्छा अब वो उसके बाद जो है ना 2-3 सवाल और आगे पीछे पूछते, नहीं जवाब दे पाता तो जज कहता है अरे मियाँ आपको, अच्छा वकील कहता है सर आपको तो कुछ पता नहीं है, गवाह को कुछ पता नहीं है, आप आ तो गए और आप गवाही नहीं दे पा रहे, आपको कुछ पता नहीं, आप जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। आपको पता है अदालत के सामने झूठ बोलने की क्या सज़ा है। तो बोला क्या है सर। बोला जेल जाना पड़ता है। तो जज भी यही कहते हैं अरे मियाँ जब पता नहीं था तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, जब तुम सही गवाह है तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है तो आप आ गए हो। अच्छा ये बताओ घर जाओगे या जेल जाओगे। सर मैं घर जा रहा हूँ। तो एक गवाह, अब 2 गवाह है ना, एक गवाह गया तो मुआहिदा क्या हो गया, वाइट। आपका केस जो था वो 2 करोड़ 3 करोड़ का वही खड्डे लाइन हो गया बेकार। तो असल मसला ये है कि बिल्कुल बी अवेयर, ओपन माइंडेड और नॉलेजेबल सेंस के साथ अदालत के सामने खड़ा होना ज़रूरी है। वरना वो 4 सवालों के बाद जो है ना 4 से 5वां सवाल करो ना, क्लाइंट वो गवाह बोले मैं जाऊंगा घर, सब मेरी जान छोड़ दे। तो इसलिए समझदारी का, अच्छा अब ये पूरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना अब, ठीक है ना। अब एक जो डिस्कशन था हमारा वो ये कि लीगल सेंस जो है ना उसको अप्लाई कैसे करें लीगली। मेरा कहना है कि मेरे जितने भी असाइनमेंट्स टीचिंग के हैं या नॉलेज लेक्चर्स हैं, उसका बेसिक मकसद ये होता है कि कीज माइंड साइंसेस जो है ना लॉ से रिलेटेड वो आपके ब्रेन में रहनी चाहिए। फिर आपको मसला नहीं है, आप धक्के नहीं खाएंगे, परेशान नहीं होंगे, गलती नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, बुनियादी ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें एक्चुअली जो होता है कि वो आप ये तमाम मैटर्स को कोर्ट से कैसे डिसाइड, इसमें एडिशनल जो आज डिस्कशन है वो ये है कि सेल एग्रीमेंट अब आप मेरे ख्याल में कहीं भी मुश्किल का शिकार नहीं होंगे। कहीं हो सकता है कोई टिपिकल कोई डिस्कशन हो, साइंस हो, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। लेकिन इसके साथ एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो रियल इस्टेट की प्रैक्टिस है वो ये है कि आप जो है सेल एग्रीमेंट करते हैं। अब आप समझ गए कि 3 ईयर्स में मुझे सेल डीड करवानी है, सारे स्टेप्स आपको पता ही है। वो अपील केस में कोर्ट फैसला करती है आपके खिलाफ हो जाता है या आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं है, ठीक है। कोर्ट आपने कहा था 30 लाख मिलने चाहिए, अदालत ने कहा नहीं भाई 20 लाख ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आपने कहा यार ये केस करने का तो क्या फ़ायदा हुआ, मुझे तो 30 लाख मिलने चाहिए। अब आप अपील में जाते हैं कि जज साहब की समझ में नहीं आई बात, तो सर ये मेरे 20 के बजाय ना मुझे 30 दिए जाएं। अपील है ना कि 20 का डिसाइड हुआ है तो 30 आपने देने, तो वो उसके लिए अपील आप फाइल करेंगे। जो अपग्रेडेड डिस्ट्रिक्ट जज होता है या एडीजे होता है उसके पास जाता है, तो उसके लिए 30 दिन में आप अपने अदालत के फैसले के खिलाफ जा सकते। और अगर आपका 31वां दिन हो गया तो फिर आप अदालत डिसमिस कर देगी, वो चलेगा 1-1.5 साल आते जाते सुबह का डिसमिस। क्यों भाई आपका केस ही जो है ना टाइम बार्ड का वर्ड जो है ना ये भी एक लीगल टर्म है, टाइम बार्ड में वक्त गुजर गया। तो सेल एग्रीमेंट कर लिया तो फिर आपको 3 ईयर्स में उसको सेल डीड करवानी है। अब आपको सीक्वेंस का पता है, सेल एग्रीमेंट, फिर सेल डीड,
फिर म्यूटेशन, सेल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इसको उर्दू में ले लें, अगर बुक्स अगर नॉलेज की इनफ नॉलेज है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उर्दू में कानून मुआहदा, ये उर्दू बाज़ार में भी मिल जाती है, यहाँ से मेरे ख्याल नाज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कानून मुआहदा 1872, ठीक है, ये ले लें, उसको पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल शुरू में कम होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको ना पूरी ग्रिप हो जाएगी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो कुछ मसले का हल ही नहीं है। तो सेल डीड जो है वो आप लास्ट ऑप्शन जो होता है ना आपका म्यूटेशन होता है एज पर अथॉरिटी, जो KDA है KMC है, म्यूटेशन में लीगल हेयर्स हैं, अगर वारिस वालिद के नाम पे थी, आप सक्सेशन ले लिया तो वो चारों पांचों जो हैं सारे जाए सारे म्यूटेशन। हाँ देखें, मैंने एक बात की थी ना, उन्होंने कहा कि मसला ये है कि पेमेंट कर रहे थे, अब इशू ये आ गया कि वो पैसे ही नहीं है, अमेंडेड टाइटल, लेकिन ये वे ऑफ लॉ होना चाहिए, ऐसे ही नहीं खुद ही हाथ से ही कर लिया। हाँ आप उसे देंगे पार्टी को, सामने वाली पार्टी को, कि यार ये नाम गलत हो गया कॉन्ट्रैक्ट में ना, तो हाँ जोजियत गलत होगी, वालिद का नाम गलत हो गया, CNIC गलत लिख दिया, बड़े इश्यूज हैं ये अभी तो नहीं पता चलेगा, जब वो अदालत में गए ना और पूरा केस डिसमिस हो जाएगा कि ये तो वालिद का ही नाम कुछ और है इनके। तो उसके लिए आप बोथ पार्टी म्यूचुअल कंसेंट से करते हैं कि आप उसको नोटिस करेंगे, यार ये हमने जो मुआहिदा किया था ना, ये इसमें नाम गलत हो गया, तो बाय म्यूचुअल कंसेंट वांट टू अमेंड इट, वो कहेगा हाँ ठीक है भाई, फिर ये सरेंडर्ड करेंगे इस एग्रीमेंट को, सरेंडर्ड करके फिर न्यूली एक एग्रीमेंट करके उसमें सही करके लिखेंगे, लेकिन उसके साथ उसकी कॉपी लगा के रखेंगे कि बाद में डिस्प्यूट होता है अदालत में वो पुराना एग्रीमेंट दे देता है, सर मेरे साथ तो हुआ नहीं था, देखें जब लड़ाई होती है ना तो फिर हर तरह का हथियार इस्तेमाल होता है, बोले पुराना वाला लगा एग्रीमेंट, वकील खुद कहेगा पुराना एग्रीमेंट लगा इसमें, तो वो क्या होगा, साल 2 साल और ख्वारी हो गई, तो वो साथ लगाएंगे कि ये अमेंडेड, ये लॉ परमिट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप डिटेल पढ़े ना तो उसमें पूरा किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट को ना चेंज कर सकते हैं, कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, शराइत चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पूरा उसमें आप लिख के करेंगे तो देन फिर वो लीगल होगा, ठीक है, वरना अगर वो इस तरह से नहीं किया, खुद ही हाथ से लिखा प्राइस में 0 कम लिख दिया ना, 1.5 करोड़ के बजाय एक 0 कम हो गया, और उसमें टेक्स्ट में लिखा ही नहीं उन्होंने, जबकि प्रायोरिटी मैंने बताया था क्या है कि जो आप हिस्सों में लिखते हैं, उसमें नंबर्स में लिखते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, जो उर्दू में वो लिखेंगे ना, ये 1 ONE 1 लाख इतना या 2 लाख या 1 करोड़, वो कंसीडर्ड होता है अदालत में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो इतना की मतलब की इश्यूज़ हैं, और बड़ा मिसाल है, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी कोई गलती उसकी होने ना दें, और नुकसान होगा तो फिर लाजमत है कि वो आप आके शोर ही करेगा ना कि यार मरवा दिया आपने, ये क्या कर दिया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को कम से कम 3 मरतबा पढ़े कराने के बाद भी, यार कोई रह तो नहीं कि कोई बात, और रिसेप्ट हमने देखा था कि रिसेप्ट जो है वैसी होनी चाहिए जो कानून की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, म्यूटेशन एज पर अथॉरिटी रूल्स जो भी होंगे उसके तहत होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सेल एग्रीमेंट डायरेक्टली कर दिया, हो गया, सेल डीड हो गई, मेरे नाम पे हो गया, तो ये तो बहुत आसान काम है और रेकमेंडेड भी यही है। लेकिन जब आप सेल डीड के लिए कहते हैं उसको सेकंड स्टेप में अपनी पार्टी को, तो वो कहता है कितना खर्चा आएगा, ठीक है, कितना खर्चा आएगा। हाँ, ये 3 साल तो अब दिमाग में रख लेंगे, इससे एक दिन भी ऊपर नहीं होना, जो सेल एग्रीमेंट पे साइन जिस दिन हो, वही तो बात कर रहा हूँ ना, उधर ही तो जा रहे। तो सेल एग्रीमेंट आपने सेल डीड करनी है तो पूछता है कितने पैसे खर्च होंगे। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेंगे, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके खानदान में मैंने लिया फ्लैट 2 करोड़ का। अच्छा यार वाह भाई, बोला सेल डीड, और सेल डीड में 1.5 लाख 2 लाख खर्च होंगे। ऐसे नहीं, ये अक्सर पार्टियों में आप उसको लीगली कन्विंस करें कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, ठीक है ना। सेल डीड करवा लो, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल अगर पर सेलर ही इंतकाल कर गया ना तो फिर वो लंबी दौड़ है, तो सक्सेशन उसके वर्सा लेंगे, फिर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो फिर नाराज़गियाँ भी होंगी। तो आप सेल डीड करवा लो, इट इज़ अ प्रेफर्ड रिकमेंडेशन है कंसल्टेंट की तरफ से कि भाई ये इसके अलावा जो है ना ऑप्शन नहीं है, मसला खड़ा हो जाएगा। तो आप समझा के भेजते हैं तो घर में भाभी बोलती हैं अरे पागल बना गए, ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं,
वो हमारे भाई है ना, उन्होंने करवाया था, उन्होंने तो 50,000 दिए थे। तो ये बड़े मसले हैं ना, अपनी अकल ख़त्म, ठीक है ना, वो मशवरे पे चल रहे हैं। फिर आएंगे, अरे यार कुछ कम करा लो। आपने चलो 10,000 कम कर दिए, उससे बात की लॉयर से या जो भी डीसी ऑफिस में कोई आपके जानने वाले, अरे यार और क्या करूँ, 10,000 ही कम कर सकता हूँ, ये इतने ये रजिस्ट्रार के ये वो सारा जो भी सिस्टम है, वो फिर नहीं मानते। बहुत खर्चा है भाई, ठीक है। वो 10-15 हज़ार बचाने के चक्कर में कि शाम को शॉपिंग करने जाएंगे हैदरी तो इस चक्कर में जो है वो घूमते रहते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई आपको अंदाज़ा हो गया कि ये किसी और के बातों में चल रहे हैं, कन्विंस हो गए, आप कहते हो यार ऐसे करो फिर पावर करा लो। हाँ, उसको तो पता ही नहीं होता बेचारे को पावर से क्या होगा। आप कहते पावर करा लें, कहते हैं पावर से कैसे, हाँ सेल एग्रीमेंट पावर रख लें, फिर जब पैसे होंगे ना फिर सेल डीड करवा लेना। वो पूछता है पावर पे कितने पैसे खर्च होंगे। वैसे आपने 1.5 लाख बताए, कॉमन हो ही जाते हैं, मैंने देखा है छोटी मोटी सेल डीड पे भी। तो आपने जो है बताया कह रहे 40-45 हज़ार खर्च हो जाएंगे, 35,000 खर्च हो जाएंगे, 35 से 45। ठीक है ना। अब लाइन पे आए वकील साहब, ठीक है, वो घर जा गए, देखा बेगम तुम्हारे मशवरे ने मेरे को बचा लिया। बोला वो कैसे, बोला ये तुमने बोल रही थी ना ये पागल बना। हाँ, वो कह रहे हैं पावर पे ले लो, पावर करा देते हैं 45,000, देखा 1,10,000 बचा दिए। चलो शाम को शॉपिंग पे चलते हैं। अरे सर वो देखें, एक कॉमन आपने डिसाइड कर लिया ना इतने पैसे खर्च होने, ठीक है, तो सेल डीड तुम्हें तो स्टैम्प ड्यूटी तो देनी है ना, FBR के मुताबिक देनी है, ये करने, तो वो बन ही जाता है इतना खर्चा। तो टैक्सेस कम करके नहीं वो ट्रांसफर कर देते हैं सर वो थोड़ा बहुत होगा कोई, लेकिन एक स्पेसिफिक एक्सपेंसेस तो होते ही हैं, वो कम होते नहीं हैं। तो वो एक मशवरा सेल डीड के बजाय आप देते हैं कि पावर करा लें। व्हाट इज द पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी, इट इज ओनली अथॉरिटी लेटर, जस्ट लाइक अथॉरिटी लेटर अंडर लॉ ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का कानून मौजूद है ना पूरा, उसके मुताबिक जो है पावर आप किसी को डोनेट करते हैं या उसको ऑथोराइज करते हैं कि ये एक्ट जो है ना, जो मैं सेल, मेरा राइट है, ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको बेच सकता हूँ, मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ, मैं इसको मॉर्गेज कर सकता हूँ, मैं इसको किराए पे दे सकता हूँ, जो भी आपके ऑनरशिप के राइट्स हैं, मैं आपको जो है इस लेटर के ज़रिए, अथॉरिटी लेटर के ज़रिए, इस पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए जो है वो आपको डोनेट करो कि आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, सेल भी कर सकते हैं। अगर मैं तमाम राइट्स दे देता हूँ तो 2 टाइप्स हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की। एक है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी रिगार्डिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तमाम राइट्स दे दिए, सेल करो, गिफ्ट करो, एक्सचेंज करो, मॉर्गेज करो, तमाम राइट्स। और इसकी अथेंसिटी जो है वो अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। जी 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 बिल्कुल, हाँ रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास 1908 के लॉ के तहत जो है ये रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब आपने वो तमाम राइट्स जो उस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी थे, वो तमाम के तमाम राइट्स आपने एक बंदे को लीगली जो है वो इम्पोज कर दे, भाई आप कर सकते हो, ठीक है, खुश हो गया, चला गया घर, हो गई, रख दिया डॉक्यूमेंट, खुश, पैसे बचा लिए, हाँ पैसे बचा लिए। नहीं अभी तो म्यूटेशन तो सर अभी लंबा